Hello students, how are you all? Hope you will be fine in your health and spirit. Today we are going to start our study of literature, that is the fourth chapter from the book Hornbill and Landscape of the Soul. So dear students, you know what is landscape. Generally the natural scenery जो हम देखते हैं that is called the landscape. तो यहाँ soul के लिए, हमारे आत्मा के लिए जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो लैंडस्केप है, it is the soul of the earth. So here in this chapter, the writer Nethadi Tennoi, she is going to give us the description of the culture, that is Chinese culture and European culture, through the paintings, the Chinese painting and European painting. She is going to compare both type of work, and then she is going to conclude that how the Chinese work is different from the European one. The ancient art, the Chinese art, she is going to give the example, but she wants to convey regarding the ancient art, and that is particularly painting, how it is different from the European painting. It is little bit, we can say, philosophical kind of things, but as we are going to read and explain the lesson, the things going to be clear to you. The lesson starts with one of the story. Yes, open your book also. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. It is the story of the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. ये उसके आखिरी पेंटिंग की बात है जो उसने वन एम्पेरर के लिए बनाया था. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, और उसकी पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. उसने एक स्क्रीन के पीछे अपने पूरी जो पेंटिंग थी उसको रखा था. क्यों रखा था? So only the emperor would see it. For a long while the emperor admired the wonderful scene. उसने ये जो सीनरी उसमें ड्रॉ की थी, जो एम्पेरर को उसने दिखाई, और एम्पेरर ने उसको बहुत ही एडमायर्ड किया. Discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky. Everything it is drawn in this painting. Men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter. In this cave at the foot of the mountain, mountain ranges जहाँ से start होती है, at the foot of the mountain dwells a spirit. Dwells that is वहाँ पे रहना. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे एक स्पिरिट रहते हैं. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड. पेंटर ने एक सिंपल क्लैप की, और जो केव, जो पेंटिंग में बनी हुई केव थी, उसका एंट्रेंस खुल गया. इट इज ओपन्ड. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. पेंटर कहता है कि ये केव के अंदर तो इतना ब्यूटीफुल सीन है जो मैं कन्वे भी नहीं कर सकता हूँ. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. दैट मीन्स हम अंदर साथ में जाते हैं. द पेंटर एंटर्ड द केव, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. वो तो अंदर चला गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एंट्रेंस जो था केव का वो बंद हो गया. किंग तो बाहर ही रह गए. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पेरर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल.
और पहले तो जब वो केव का दरवाज़ा खुला, राजा एकदम एस्टोनिश्ड हो गया और वो कुछ बोले या अपना एक स्टेप उठाए अंदर जाने के लिए, उससे पहले तो केव के दरवाजे भी क्लोज हो गए और वो पूरा पेंटिंग है वो वॉल पर से अदृश्य हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड डेओजिस ब्रश वॉज लेफ्ट, माने उसके ब्रश का एक मार्क भी वहाँ नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट जो केव के अंदर चला गया था वो बाद में कभी किसी को नहीं दिखा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी? वी डोंट नो कि ये स्टोरी सही है या इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन इतना हमको पता चलता है कि ये स्टोरी के थ्रू वो हमें बताना चाहते हैं कि जो रियल आर्टिस्ट होता है वो जितनी इमेंसली अपना वर्क करता है, हम बोलते हैं कि वो अपने वर्क में पूरा घुस गया, उसके अंदर पूरा एंग्रोस हो गया। बाहर के जो लोग हैं उनको तो बाहरी सीनरी दिखती है, लेकिन उसकी जो इनर सीनरी या इनर ब्यूटी है वो एक आर्टिस्ट को ही मालूम होती है। सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi, two of very well-known philosophers of China, are full of them. उसकी बुक्स है वो ऐसी स्टोरीज से भरी हुई है। They help the master to guide his disciple in the right direction. And through this story they are going to give some advice or some lessons to their disciples. Maybe जैसे हमारे पास जो पंचतंत्र की स्टोरीज है, तो वो through the stories of पंचतंत्र we are going to get so many moral lessons. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story, and so this anecdote that is the real episode in someone's life, तो ऐसे एपिसोड्स के थ्रू वो लोग अपने लेसन्स है वो अपने डिसाइपल्स को सिखाते हैं। और ऐसी एक दूसरी स्टोरी वो बताते हैं, अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर who wouldn't draw the eye of a dragon they had painted. उसने जो पेंट करता था उसमें वो ड्रैगन की आइज़, अगर पूरा ड्रैगन को पेंट कर लिया, बट ही नेवर गोइंग टू पेंट द आइज़ ऑफ ड्रैगन। वाई? बिकॉज फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उनको डर था कि अगर वो उसकी आइज़ को ड्रॉ करेंगे तो वो पेंटिंग में से फ्लाई कर जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। This is also one of the, we can say, imaginary idea. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. So after these two stories of Asian art or the Chinese art, now she is going to give us one example of European art. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. He was a blacksmith really, but he fell in love with one painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. इसलिए ये जो आदमी था वो एकदम किसी को बिना बताए उसके स्टूडियो में चला गया क्विंटेन, और उसने जो वो पेंटर की लेटेस्ट पेंटिंग थी, लेटेस्ट जो कैनवास पेंटिंग थी, उसके ऊपर क्या कर दी, वन फ्लाई उसने ड्रॉ कर दी। With such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened.
और उसने इतनी डेलिकेट रियलिज्म, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का उसको फ्लाई ड्रॉ करने में ध्यान रखा हुआ था, इतनी वो रियल लग रही थी कि वो पेंटर ने भी, जब वो आया, वो तो मास्टर पेंटर था, तो उसने भी समझा ये फ्लाई है, वो लिविंग फ्लाई है, और उसको उड़ाने की कोशिश की। But when he realized, at that time Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. उसने क्विंटन को अपना असिस्टेंट बना लिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. और ये दो स्टोरीज से हमको पता चलता है रिगार्डिंग व्हाट दे वांट टू अचीव। यूरोपियन कल्चर में क्या हमने देखा, एकदम रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, बट इन चाइनीज़ आर्ट में हमने क्या देखा, वो रियलिटी के साथ कुछ इमेजिनरी पोर्शन भी वहाँ पे आता है, वेयर जो व्यूअर है वो अपनी इमेजिनेशन के साथ उसमें अंडरस्टैंडिंग करता है या उसमें प्रवेश करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू आर्ट। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect illusionistic likeness in Europe. वहाँ पे एकदम परफेक्टनेस है, और जो इल्यूजन वो जो ड्रॉ करते हैं वो रियलिटी से एकदम लाइक करती है। While the essence of inner life and the spirit in Asia. और एशियन आर्ट में क्या है, सम इल्यूज़न तो है, लेकिन वो इल्यूज़न के साथ कुछ इनर लाइफ है और स्पिरिट्स, आत्मा, हम बोले ना कि उसमें आत्मा बसी हुई है, उसमें जान है। कब जान है कि हम सिर्फ वो रियलिटी को नहीं देखते हैं, लेकिन रियलिटी के साथ कुछ हमारी इमेजिनेशन को भी इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। इन द चाइनीज स्टोरी जो वू डेंजी की थी, द एम्पेरर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स हिज आउटर अपीयरेंस। वो पेंटर को देखता है, पेंटिंग को देखता है और उसकी प्रशंसा भी करता है, लेकिन क्या किसकी प्रशंसा करता है, जो उसको दिखाई देता है। मतलब आपने माउंटेन अच्छे से ड्रॉ किए हैं, रिवर अच्छी से ड्रॉ की है, तो वो जो उसकी आउटर लेयर है उसी को वो देख सकता है, उसकी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट को रियलिटी, ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्क, वो जो कहता है कि ये तो उसके अंदर घुस के ही आपकी समझ में आएगा। द एम्पेरर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। वो भले अपने राज्य पे राज्य कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विदिन। लेकिन उसमें अंदर खुश कैसे रहना वो तो कौन जानता है, एक रियल आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। और यहाँ पे एक चाइनीज़ टर्म का यूज़ किया गया है, दैट इज़ डाओ। डाओ का मतलब रास्ता दिखाना। तो आर्टिस्ट क्या करता है, रास्ता दिखाता है, और वो रास्ते पे हमें खुद हमारी इमेजिनेशन के साथ चलना होता है। तो ये एक उसकी मेथड भी है और पाथ भी है जिसके ऊपर व्यूअर को चलना है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, वो हमें क्या दिखाता है, द मिस्ट्रीज। ये केव कैसे खुल गई, केव के अंदर वो गया, बाद में वो वेनिश कैसे हो गया। तो ये सारी जो मिस्टीरियस आइडियाज़ है वो एक्चुअली हमारी इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करती है। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल beyond any material appearance. This is also the important idea that artist gone, हमको पता है कि वो डेजोंगी बाद में तो कहीं दिखा ही नहीं,
लेकिन उसने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया। कैसे अचीव कर लिया? उनको जो खुशी मिली, जो हैप्पीनेस मिली, वो बियॉन्ड मटेरियल हैप्पीनेस थी। उसका जो अपीयरेंस था, व्हाट इज़ मटेरियल अपीयरेंस? मटेरियल अपीयरेंस या मटेरियल हैप्पीनेस मतलब जो हमें चीज़ों से मिलती है। मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मैं खुश हूँ। मेरे पास अच्छा बंगला है, मैं खुश हूँ। अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मेरे पास है, मैं खुश हूँ। तो ये सब हैप्पीनेस कैसी है? मटेरियल हैप्पीनेस। लेकिन एक जो आर्टिस्ट है उसको इंटरेस्ट होता है इनर हैप्पीनेस में। उसको बस उसने पेंटिंग बनाई, वो अनुभूति ही उनको आनंद दिलाती है। तो ये जो इनर हैप्पीनेस है विच इज़ बियॉन्ड द मटेरियल हैप्पीनेस, तो उसने वो अपनी इनर हैप्पीनेस को शायद हासिल कर लिया और वो बिल्कुल ही वो पिक्चर के अंदर खो गया। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an active view as would a western figurative painting. अगेन वो हमें यही समझाती है कि ये जो चाइनीज़ या एशियन आर्ट है वो सिर्फ हमको एक्चुअल व्यू नहीं देता, उससे आगे भी वो कुछ देता है। एंड ऑन द अदर हैंड द वेस्टर्न कल्चर इज़ मेनली बिलीव इन फिगरेटिव पेंटिंग। जो फिगरेटिव पेंटिंग मतलब रियलिटी को रिप्रेजेंट करना। फिगर्स ऑलवेज हमको रियलिटी दिखाते हैं, तो फिगरेटिव पेंटिंग मतलब उसने फ्लाई ड्रॉ की तो कैसी फ्लाई? बिल्कुल जो रियल में दिखती थी। लेकिन हम चाइनीज़ में देखेंगे तो ड्रैगन, तो हमको ड्रैगन कभी रियल में दिखते नहीं है, वो हमारी एक इमेजिनेशन है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। वो उसका ड्राइंग भी डिफरेंट है और उसका जो इंटेंस मीनिंग है वो मीनिंग भी डिफरेंट है। Whereas the European painters wants you to borrow his eye and look at the particular landscape exactly as he saw it. So यूरोपियन कल्चर में क्या होता है कि वो बहुत ही लाइफ के नज़दीक होता है, फिगरेटिव होता है। तो वो लोग जो दिखाना चाहते हैं वो मानते हैं कि वो लोग जो दिखाना चाहते हैं व्यूअर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी एंगल से उस पिक्चर को देखे। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो एक ही तरह की होगी, लेकिन चाइनीज़ में रियलिटी के साथ साथ इमेजिनेशन भी होती है और इमेजिनेशन तो सबकी अलग अलग हो सकती है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। दे ट्रैवल इन इट, हम उसमें एंटर कर सकते हैं, दैट मीन्स इमेजिनेशन के थ्रू इस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन आगे आगे बढ़ती जाती है। एंड द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट। आप अपने हिसाब से, अपने लेजर से उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। आपको कितना डीप में उसको मीनिंग को समझना है या थोड़ा ही समझना है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर फ्री टू मूव अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। यस, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मतलब क्या? हम देखते हैं ना कभी कभी स्क्रॉलिंग में कुछ लिखा हुआ या ड्रॉ किया होता है और उसको हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे जैसे खोलते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे सामने आने लगती है। तो ऐसे स्क्रॉल के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा सही है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं नई नई इमेजिनेशन या नए नए पेंटिंग्स हमारे सामने आते जाते हैं, क्योंकि जो दीवार पे बना हुआ है, कैनवास पे बना हुआ है, वो तो हम एट अ टाइम देख लेंगे कि हाँ ये इसका पेंटिंग है। लेकिन अगर स्क्रॉल में किया हुआ पेंटिंग है तो जैसे जैसे स्क्रॉल खुलेगी वो पूरा पेंटिंग हमारे सामने आता जाएगा।
तो वहाँ पे हम ज़्यादा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे कौन सी पेंटिंग होगी. सो इट इज़ मोर इमेजिनरी, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. और ये जो विशेषता है या जो पिक्युलरिटी है वो चाइनीज़ पेंटिंग की है, जो दूसरे फॉर्म में हमें देखने को मिलती नहीं है. दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऑफ पेंटिंग. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting. हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया कि उसमें ये डिसीज़न, ये डिसाइड किसको करना है, व्यूअर को करना है कि वो उस पेंटिंग के थ्रू कितनी ट्रैवल करेगा, मतलब कितनी इमेजिनेशन करेगा. A participation which is physical as well as mental. तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो फिज़िकल भी है, मतलब हम देखते हैं तो ये तो फिज़िकल पार्टिसिपेशन हुआ ही, जो यूरोपियन आर्ट में भी होता था. लेकिन यहाँ हमें इमेजिन करनी है, सिर्फ रियलिटी के साथ उसको कंपेयर नहीं करना है, कुछ इमेजिनेशन भी करनी है. तो वहाँ हमारा मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही रहता है जितना फिजिकल. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, मतलब किसी और की आँखों से हमें देखना नहीं है. मीन्स किसी और के व्यू पॉइंट, या तो जो आर्टिस्ट का व्यू पॉइंट है सिर्फ वही व्यू पॉइंट से हमें नहीं देखना है, या तो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं. हमारी इमेजिनेशन कुछ और, हमारी आइज़ उसमें से कुछ और देखती है. जैसे हम मून का एग्जाम्पल लें ना, तो मून में किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी और को कुछ दिखाई देता है. किसी को वहाँ ओल्ड लेडी दिखाई देती है तो किसी को वहाँ डियर दिखाई देता है. तो वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है. और कोई बोलते हैं कुछ नहीं है, वो तो माउंटेन्स दिखते हैं. तो इट इज़ ऑन आवर इमेजिनेशन कि हम इसमें क्या देखना चाहते हैं. सॉरी. द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस. वो क्या है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो किसी एक जगह पे रुकती नहीं है. इट इज़ हैविंग द स्पेस. हम बोलते हैं ना इसको स्पेस चाहिए. स्पेस मतलब कुछ वो अपने हिसाब से करें. ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी आपको इसी को ही देखना है या ऐसे ही समझना है. यू कैन हैव द स्पेस फॉर योर इमेजिनेशन. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई. और ये जो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट है उसको क्या कहते हैं, शेंशुई. लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है, शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. और वो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ल्ड के लैंडस्केप को. कैसे फ्रेंड्स, ट्राई टू रिमेंबर योर फर्स्ट लैंडस्केप पेंटिंग, दैट इज़ जिसको हम बोलते थे नेचुरल सीन ड्रॉ करना है. तो जब हम नेचुरल सीन ड्रॉ करते थे तब सबसे पहला जो बेसिक ड्राइंग सबने किया होगा वो क्या होगा, माउंटेन्स, उसके बीच में वैली है, वहाँ से सनराइज़ होता है, माउंटेन्स के नीचे से एक नदी बहती है, ऐसा ही किया होगा. सो ये जो कोई भी लैंडस्केप है उसका बेसिक्स क्या है, माउंटेन एंड रिवर. More than two elements of an image, this represents two complementary poles. और उसके साथ में ये दो मेन एलिमेंट तो है नेचर के, माउंटेन एंड रिवर और द वाटर, लेकिन वो दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है. वो सेम नहीं है, वो थोड़े अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं. रिफ्लेक्टिंग द डेओजिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स.
और ये यूनिवर्स का एक मेन लॉ है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। द माउंटेन इज़ यांग। माउंटेन को चाइनीज़ लैंग्वेज में कहा जाता है यांग। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकली ऊपर जाता है और हेवन से मिलता है। स्टेबल, ये सारी क्वालिटीज़ किसकी है? माउंटेन की। वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। वाइल द वाटर इज यिन, वाटर को क्या कहा जाता है? यिन। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये क्या होता है? ये वर्टिकल नहीं होता है, ऊपर नहीं जाता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थ के ऊपर वो फैला हुआ है। और उसके साथ में ये क्या है? फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, having some different characteristics. The interaction of yin, the respective feminine aspect of universal energy. ये बहुत फिलोसॉफिकल डीप में बात करती है राइटर कि जो यिन है, मतलब जो वाटर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फेमिनाइन क्वालिटी ऑफ द नेचर। वो सॉफ्ट है, वो मूव करता रहता है, कूल है, तो जैसे कि वो नेचर की एक फेमिनाइन जेंडर है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और जो दूसरा है उसका जो काउंटर पार्ट है यंग, विच इज़ एक्टिव एंड मैस्कुलिन। जो पहाड़ है वो क्या दिखाता है? मैस्कुलिन जेंडर को वो रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ एक्टिव एंड मैस्कुलिन। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज़म। जो डाओइज़म थियरी है, जो लैंडस्केप को इमेजिन करके व्यूअर को भी उसमें इमेजिन करके अंदर घुसाती है, मतलब व्यूअर को भी वो मेंटली अपने आप में इन्वॉल्व कर लेती है, वो उसके दो मेन एलिमेंट्स है। द मिडल वॉइड, और एक तीसरा एलिमेंट भी है जो पहाड़ और रिवर के बीच में है, और उसको कहते हैं वॉइड। द अनदर थर्ड एलिमेंट वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और वो वॉइड कहाँ होता है? जहाँ माउंटेन और रिवर का क्या होता है? इंटरेक्शन। वहाँ जब एक दूसरे को वो टच करते हैं या मिलते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, उस प्लेस को वो कहते हैं वॉइड। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। सो वो उसको कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास 3 स्टेज आए, माउंटेन, माउंटेन के बाद जहाँ से रिवर निकलती है वो जगह, और रिवर। तो ये जो 3 स्टेज है उसको वो कंपेयर करती है प्राणायाम के साथ, क्योंकि प्राणायाम के भी 3 स्टेज होते हैं, ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट। सांस लो, अपने अंदर सांस को रोक के रखो और फिर सांस को छोड़ो। सो दिस 3 स्टेज इज हैविंग द सेम क्वालिटी ऑफ द डेओइज्म थियरी, which is also called Shanshui in Chinese language. You have to remember all these terms very well. So this can be compared with a yogic practice. The suspension of breath is the void where the meditation occurs. और वॉइड वही जगह है जहाँ हम अपनी बॉडी में अपनी सांस को भर के या रोक के रखते हैं। वो दोनों के बीच वाला पॉइंट है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है वही एक्चुअली हमारे मेडिटेशन का मेन पॉइंट है। और उसी तरह वॉइड भी, ये 2 जो एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, वो एलिमेंट जहाँ मिलते हैं वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि वो ही जगह है जहाँ से नदी वहाँ बहने लगती है और माउंटेन ऊपर उठता है। तो अगर ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो कोई नेचुरल सीन पॉसिबल ही नहीं है।
तो जो मेन एलिमेंट है हमारे नेचर में वो क्या होता है, बीच का, माने जो दोनों को कनेक्ट करता है। शायद वो हमारी लाइफ को भी रिजेंबल करता है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनेक्शन के तौर में काम करते हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो रियलाइज आपके और आपके फादर के बीच में जो कनेक्टिंग पर्सन है ना, वो आपकी मदर है, राइट? मम्मी पापा ने कहे, पापा को बोलना मेरे लिए ये करे। डायरेक्टली यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्स मेनली विथ योर फादर। तो ये जो बीच का जो पॉइंट है, that is having the main importance as in life, as in pranayam, as in nature, as in landscape. So this is the main point of Chinese art and culture. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. और उसको वो कहते हैं unpainted place, क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो अच्छी सी पेंट है, लेकिन वहाँ पे क्या चाइनीज़ में क्या होता है, आप कभी भी कोई पेंटिंग दिखोगे ना तो वो एक दूसरे को एकदम से टच करता हुआ, या आपको जनरली ऐसा नहीं दिखाई देगा कि माउंटेन में से पर्टिकुलर कौन से प्लेस से रिवर फ्लो हो रही है। वहाँ पे वो लोग कुछ स्पेस रख देंगे, वाइट स्पेस मतलब प्लेन कैनवास, और फिर थोड़ी सी जगह रखने के बाद अगर पेंटिंग में से नदी दिख रही है तो वो जो बीच वाली वाइट जगह है जो अनपेंटेड है वो स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे पेंट हुआ है वहाँ तो हमारी इमेजिनेशन नहीं जाएगी, वो तो रियलिटी हो गई। लेकिन इमेजिनेशन कहाँ पे जाएगी, जो अनपेंटेड है। तो जो अनपेंटेड जगह है, जो वॉइड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल वो देते हैं कि मैन का भी ये नेचर के साथ ऐसा ही फंडामेंटल रोल है, इतना ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, वो जो स्पेस वॉइड थी वो किसके बीच में थी, माउंटेन एंड रिवर। और हम कहाँ पे हैं बीच में, हेवन एंड अर्थ। हेवन और अर्थ के बीच में जो कोई है तो वो कौन है, मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स। सो वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नेचुरल एलिमेंट्स और द लैंडस्केप। ही बिकम्स the conduit of communication between both poles of the universe। ये यूनिवर्स के दोनों पोल के जैसे है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यूनिवर्स के दो पोल के बीच में कौन खड़ा है, ह्यूमन बीइंग्स। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। भले वो कितना ही ऑप्रेस्ड हो, मीन्स दबा हुआ हो, कभी कभी हमको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा ना कितनी बारिश हुई, खेतों में पानी भर गए, सारा क्रॉप खराब हो गया, लेकिन क्या हमारे हाथ में कुछ है, कैन वी स्टॉप दैट रेन? और कभी रेन बिल्कुल नहीं आएगी तो क्या हम रेन को बुला पाएंगे? नो। दो समटाइम्स वी फील दैट oppressed, we are oppressed, we are not having that much power in our hand, but then also our presence is very important for this landscape, for this universe, for this earth. In wonderful expression, the eye of the landscape, Francois, that is also, he is also very well known philosopher, और उसने ह्यूमन बींग्स को या मैन काइंड को क्या कहा है, द आई ऑफ द लैंडस्केप। अगर ये पूरा जो अर्थ है एक ड्राइंग है, एक लैंडस्केप है, तो हम क्या है, वी आर द आई, उसका सबसे मेन पार्ट। अगर आई नहीं है तो कोई लैंडस्केप, कोई ड्राइंग, कोई काम का नहीं है। So it is very important and we are also having that much important role in this nature, and through this she might want to convey us
how we have to preserve our landscape, how we have to preserve our nature. So friends, this is the first part of this chapter. In another part, we are going to see regarding one of very well-known Indian artist. But that we will do in the second video. So go through it, read the lesson, try to answer the questions. Good day, have a nice time. Thank you.